उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। राज्य में 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है। इन दिनों हो रही बारिश को मौसम विज्ञान केंद्र ने प्री मानसून घोषित कर दिया है। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 5 जून तक तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ज्यादातर जिलों में बारिश के चलते दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून आने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई इलाकों में तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए चारधाम यात्रा के लिए आ रहे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो यही प्रिकॉशन अभी जरूरत होगा। 3-4 दिन बारिश तो है, तो इस तरह की एक्टिविटी है। फिर आप देखेंगे उसके बाद 5 तारीख से देखें तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है, करीब 5-6 डेज के लिए। 10-11 के बाद फिर वो बढ़ेगी। तो जी, इनको हम प्री मानसून नहीं, बिल्कुल ये प्री मानसून शावर टाइप एक्टिविटीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है मॉइस्चर लेवल अभी काफी बड़ा है। बागेश्वर में हुई बारिश के बाद सौंग मुनार सड़क पर रीठा बगड़ के पास लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर सड़क पर गिर गईं, जिससे सरयू पिंडर घाटी के कई गांवों को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बंद सड़क को प्रशासन की ओर से खोलने का काम किया जा रहा है। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। ऐसे में आपदा से निपटने और विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए देहरादून में मंथन हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा सखी का ऐलान किया। लोगों को ये मदद करती हुई नजर आएंगी। देखिए, हर साल मानसून से पहले डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ फील्ड पर उतरे। इसको लेकर एक्सरसाइज की जाती है। शनिवार को देहरादून में इसी को लेकर वर्कशॉप हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डिपार्टमेंट को प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होकर काम करने के निर्देश दिए। 10 से ज्यादा डिपार्टमेंट के अधिकारी, अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट भी यहाँ अपने अनुभव शेयर करते नजर आए। सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से इस बार महिलाएं भी आपदा की हालत में निपटने में अब योगदान देंगी और इसीलिए आपदा सखी की नियुक्ति की जाएगी। सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी। तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा। पीड़ितों को तुरंत राहत राशि मिले, इस दिशा में भी काम करने के लिए आपदा प्राधिकरण इस बार बदलाव करने की बात कह रहा है। पिछले साल की 150 करोड़ की धनराशि अब तक जारी नहीं हो पाई है, जिसे 1 हफ्ते में जारी करने की बात कही जा रही है। वहीं एक टीम भी इसके लिए तैयार की जाएगी। जो राहत बचाव की बात कर रही हैं, उसके लिए निर्देश चले गए हैं जनपदों को कि हर एक जनपद में हर तहसील के लिए पृथक से टीम बनेगी। जब भी आपदा आएगी वो टीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। उस टीम में इंजीनियरिंग विभाग के लोग, लेखा के लोग, जिला प्रशासन के लोग, विकासखंड के लोग, ग्राम विकास के लोग, पीडब्ल्यूडी के, बिजली के, पानी के सब लोग रहेंगे। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। ऐसे में जरूरी है कि तैयारी भी उसी को देखते हुए की जाए। पुराने अनुभव और लोगों की मदद के लिए ये वर्कशॉप कितनी असरदार होगी, ये अगले कुछ हफ्तों में ही पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता मौजूद रहे। धामी ने अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए देश में ऐसे कई लोग हुए हैं, ये भी कहा कि जिनका योगदान अमर है लेकिन आज तक वो गुमनाम रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भी ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। और अहिल्याबाई होलकर ने देश में कई धार्मिक स्थल बनवाए, जिनका जीर्णोद्धार करवाया गया और उत्तराखंड में भी उनका योगदान अमर है। ये तमाम अहम बातें उन्होंने कही। राजनीतिक और कूटनीतिक विनोद तावड़े जी। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष
उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। नगरपालिका चेयरमैन और सभासदों के बीच इसे लेकर टकराव की स्थिति है। सभासदों ने चेयरमैन पर आरोप लगाया कि वो नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं और स्लॉटर हाउस को पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया से शुरू किया जाएगा। वहीं नगरपालिका चेयरमैन ने भी पलटवार किया और कहा कि विरोध करने वाले सभासद पहले खुद स्लॉटर हाउस चला चुके हैं और इस बार भी उनसे कमीशन की मांग कर रहे हैं। माननीय कराया गया कि नगरपालिका परिषद रामनगर के स्लॉटर हाउस संचालन हेतु स्थानीय जनता। अब स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था कि इससे ना कोई एयर पोल्यूशन हो, ना वाटर पोल्यूशन हो, सारी चीजें मतलब सही तरीके से संचालित की जाए। इतना बड़ा तिलक लगा के, हनुमान जी की गदा हाथ में लेके और भगमा पहन के तुम इसमें कह रहे हो कि मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। खाल मायने में शर्म खाओ। मैंने मुंह पे कह दूंगा, लाओ बुलाओ। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन कांग्रेस अभी से बीजेपी के मुकाबले के लिए गठबंधन की बात करने लगी है। उत्तराखंड कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता छोटे दलों से गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मानते हैं कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस की विचारधारा से करीबी रखने वाले दल साथ आएं तो बेहतर होगा, ताकि बीजेपी विरोध का वोट बिखेरे नहीं। भाजपा जैसा प्रतिद्वंदी हो जो युद्ध के किसी भी नियम का पालन न करता हो, राजनीतिक युद्ध के किसी भी नियम का पालन न करता हो, तो आपका मोर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करना है। ये मेरा अपना निजी, मैं आप ही का अभी पार्टी का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन ये मेरी निजी सोच है। देखिए, कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस के मूल्य हैं, कांग्रेस के सिद्धांत हैं, कांग्रेस की नीतियां हैं, और जो उस नीतियों के अनुरूप जो अन्य दलों की जिक्र उन्होंने किया है उसमें वो समाहित होते हैं या वो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, तो उनका स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर के यहाँ पर कोविड के आज भी 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोविड के केसों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें 5 मरीज ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। वहीं 3 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। पिछले दिनों से लगातार कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर सरकार भी काफी सतर्क है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोविड के केस सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर रहा है। कैसे कोविड संक्रमित मरीज सामने आने पर अस्पताल में व्यवस्थाएं की जाए, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था की तैयारियों को परखा जा रहा है। डीजी हेल्थ सुनीता टमटा का कहना है कि कोविड का नया वेरिएंट माइल्ड सिम्टम्स के साथ है, लेकिन जरूरी है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में हमारा आए हैं केसेस, और हमारे उत्तराखंड में भी केसेस आए हैं, और क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है हमारी, और इसमें भी हम लोग देखिए अभी हमारी पूरी तैयारी, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग को जो निर्देश दिए हैं हमारे सचिव सर ने और माननीय कल मंत्री जी ने भी हमारी बैठक ली है, तो बीच में 1-2 बार और भी हुई थी। आज हम लोगों ने फिर मॉक ड्रिल रखी है,
पूरे राज्य में हमारे कि हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है वो सब कार्यशील हैं कि नहीं है, और हमारी जितनी भी जो डिवाइसेज हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, ये सभी के लिए हमारे आज मॉक ड्रिल हो रही है। नैनीताल में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी हो चुकी है और इसमें हर तरह का अवैध कब्जा रडार पर है। करीब 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया जा चुका है और अब जल्द ही एक्शन भी हो सकता है। नैनीताल के बूचड़खाने से लेकर रुकूच कंपाउंड तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। सरकारी जमीनों पर बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों और बिना नक्शा पास कराए गए मकानों के खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस दे दिया गया है। इन सभी का पक्ष जानने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने अलग से एक अभियान पूरे जनपद में चलाया है, जिसमें बिना नक्शा पास कराए जो मकान बनाए गए हैं प्राधिकरण क्षेत्र में या किसी प्रकार का कोई और निर्माण व्यावसायिक या अन्य किया गया है, उस पर प्राधिकरण सर्वे करके नोटिस दे रहा है और संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको एक सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। दरअसल नैनीकांड रेप कांड के बाद वेरिफिकेशन के दौरान रुकूच क्षेत्र में प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ कई अवैध निर्माण का खुलासा हुआ। साथ ही शहर के दूसरे हिस्सों में भी अवैध निर्माण के साथ सरकारी जमीनों को कब्जे की भी बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। जानकार बताते हैं कि सिर्फ सरकारी जमीन ही नहीं बल्कि नैनीताल शहर में पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और वन विभाग जैसे सरकारी विभागों के भवनों पर भी कब्जा है। लोगों ने अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की भी जांच की मांग की है। लेकिन ये विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और जो अधिकारी जो है उन आवासों को खाली नहीं करा पा रहे हो, उनकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें कहाँ कब्जे होंगे? इसमें कब्जे जो है पुराना गवर्नमेंट हाउस, कुत्ता खान, धोबी घाट और जो है ऊपर रूणकुट कंपाउंड, तल्लीताल शटर हाउस के पीछे हरिनगर, धोबी घाट, ये वाला इलाका जो है पूरे कब्जे वाला है। बहरहाल नोटिस तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस प्राधिकरण के नाक के नीचे सालों से अवैध निर्माण हो रहा है, वही प्राधिकरण क्या इन अवैध कब्जों को हटा पाएगा या नहीं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कर दिया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि विभाग अब 2 किलोमीटर का बाईपास बनाने की कार्य योजना बना रहा है, जिसमें 2 वैली ब्रिज भी इसमें होंगे। हाईवे के बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में ये काम करेगा। जबकि हम अभी जो पूरा बाईपास काकड़ी घाट वाला है उसको भी हमने PMGSY में लेकर के उसको भी काम चालू कर रखा है हमने कि एक वैकल्पिक मार्ग बना रहे। और इसके अलावा भी हमने भारत सरकार के माध्यम से वहीं नीचे पुल के नीचे से हमने एक रोड सीधे हनुमान मंदिर के ठीक सामने से करीब 2-2.5 किलोमीटर का वो रोड बनेगा, 2 वैली ब्रिज बनेंगे, उसका पैसा भी हमने मंजूर कर दिया। 3 किलोमीटर जिसमें 1.7 किलोमीटर नया हिल साइड कटिंग जो कि हमारे प्रांतिक स्टेट PWD ने करना है, उसको मोर्थ ने स्वीकृत कर दिया है। इसमें 10 करोड़ 65 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। उसमें 2 बैले ब्रिज का भी निर्माण होना है जो सीधे क्वाराब से डोबा पर और डोबा से हम सीधे चौसली 3 किलोमीटर में एक डाइवर्जन के रूप में एक नया एसेट भी क्रिएट होने जा रहा है। इस पर भी पैरेलल स्टेट PWD काम करेगी। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा डैम प्रोजेक्ट्स को है। इसी को देखते हुए सभी डैम का सेफ्टी चेक करने की तैयारी है, ताकि भविष्य में खतरे की संभावनाओं को कम किया जा सके। देखिए, आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है और बीते सालों की घटनाओं से सबक सीखने के बाद आपदा से जुड़ी वर्कशॉप में मुख्यमंत्री ने कही, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड और अपडेट करने पर जोर दिया। इस कड़ी में जल्द उत्तराखंड के सभी डैम प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बड़ी मीटिंग होने वाली है। भूकंप के खतरे को देखते हुए डैम प्रोजेक्ट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा। उत्तराखंड में गंगा यमुना के साथ अलग अलग नदियों पर छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी पर कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन पर हैं।
ऐसे में डैम सेफ्टी चेक करने को सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जरूरी बता रहे हैं। इन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिक जो तकनीकी है, वैज्ञानिक जो उपाय हैं, उनको अपनाने पर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। और अब क्योंकि नवाचार बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्ता बढ़ रही है, एआई की तकनीक बहुत कारगर हो रही है, हमको कहीं ना कहीं उस रूप में भी हमारे प्रशिक्षण को आगे ले जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड है ये सेस्मिक जोन पे खड़ा हुआ है और नीचे धरातल के ऊपर जो है भूकंप आते रहते हैं, शिफ्टिंग होती रहती है। अभी आपने देखा कि म्यांमार में बहुत बड़ा भूकंप आया, उसके बाद नेपाल के अंदर भूकंप आया, और भी जगह काफ़ी भूकंप आए हैं। तो निश्चित रूप में हमें थोड़ा डैम सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड में बहुत से डैम हैं, तो उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा में आई बाढ़ के बाद भी डैम सेफ्टी की बात आई, तब हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन उस समय काम नहीं हुआ। खास बात यह है कि केदारनाथ आपदा के बाद उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, भारी बारिश, बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में पहाड़ों में नए डैम प्रोजेक्ट्स को लेकर खासी सतर्कता बरतने की जरूरत है और सिलक्यारा में टनल धंसना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो भी भविष्य की योजनाएं होती हैं, वैज्ञानिक आधार पर ही उन सभी का निरूपण होता है, उसी आधार पर किया जाता है। जो भी कोई भी कार्य हो, और विशेष रूप से जो डैम हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। और केदारनाथ आपदा हो, जोशीमठ में जमीन का धंसना हो या सिलक्यारा टनल की घटना हो, उत्तराखंड हर लिहाज से संवेदनशील है। ऐसे में भूकंप के दौरान डैम प्रोजेक्ट्स को बड़ा खतरा न हो, डैम सेफ्टी पर ध्यान देने की बात हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में वायुसेना का 110 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग अभियान टोंस नदी में मोरी से मीनस तक शुरू हुआ और इस अभियान में 15 सदस्य के दल का नेतृत्व वायुसेना के विंग कमांडर विजय भट्ट कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। हमारी टीम इसको सक्सेसफुली कवर करेगी। ये हम मोरी से लेके शुरू करेंगे और मीनस में ख़त्म करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की एक्सपेडिशन रहेगा, जो हम अगले 4 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। इस एक्सपेडिशन का मेन मुद्दा ये है कि हम सबको जागरूक करना चाहते हैं कि नेचर क्या है, नेचर के पास आएँ, और इसी के साथ साथ जो यूथ है हमारा, उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि वो आर्म फोर्सेस और ख़ास करके इंडियन फोर्स में भी भर्ती करें। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं इस बार मानसरोवर यात्रा को आदि कैलाश से भी जोड़ा जा रहा है। यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब यात्री बड़े कैलाश के साथ ही छोटे कैलाश के भी दर्शन कर पाएंगे। चीन के साथ रिश्तों में आई तल्खी कम होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के दरवाजे भी खुल गए। 2019 के बाद इस साल 30 जून से कैलाश यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार सिर्फ 5 दलों को ही यात्रा करने का मौका मिल रहा है, जिसमें कुल 250 यात्री शामिल होंगे। लेकिन जो भी यात्री इन दलों में मौजूद रहेंगे, उनके लिए ये यात्रा कई मायनों में खास होने जा रही है। यात्रा के इतिहास में पहली बार कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को आदि कैलाश के भी दर्शन कराए जाएंगे। ऐसे में पवित्र कैलाश की दोनों यात्राएं एक डोर से भी बंध जाएंगी। इसमें एक इनपुट जो है आदि कैलाश का भी जोड़ा जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये यात्रा जो 5 वर्ष बाद प्रारंभ हो रही है, जनपद में पर्यटन और विभिन्न अन्य आयामों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 से 2019 तक लगातार जारी रही। इस दौरान किसी भी दल को आदि कैलाश के दर्शन का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार वापसी में यात्रियों को गुंजी से आदि कैलाश ले जाया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को जहां एक साथ 2 धार्मिक स्थलों के दर्शन हो सकेंगे, वहीं भारत की सरजमी पर मौजूद आदि कैलाश को भी नई और ऊंची पहचान मिलेगी। माउंट कैलाश और आदि कैलाश में काफी समानताएं हैं। ये दोनों धार्मिक स्थल पंच कैलाश का भी हिस्सा है और अब एक दूसरे में जुड़ने जा रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सफल बनाने के लिए भगवान नृसिंह के दर्शनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जोशीमठ का नृसिंह मंदिर, जहां पर पार्किंग की समस्या के चलते तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ के दर्शन से पहले लाखों श्रद्धालु नृसिंह मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन पार्किंग नहीं होने से इलाके में जाम लग जाता है, जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानी होती है। वहीं बीकेटीसी के उपाध्यक्ष का कहना है कि मंदिर समिति जल्द ही सीएम से मिलकर इस पर बात करेगी और पार्किंग बनाने की मांग करेगी। बड़े दुख के साथ हम वहाँ पे देखते हैं कि यात्री लाइन में गाड़ी लगा के खड़ा हो गया, पीछे जाम लग गया, आगे जाम लग गया। फिर डिग्री कॉलेज के आगे तक लोग गाड़ी लगा करके वापस दर्शन करने आ रहे हैं। इससे बड़ी अव्यवस्था और बड़ी अश्रद्धा दोनों बातें हो रही हैं। हमारा तो बार बार निवेदन है सरकार से कि यहाँ पे एक बढ़िया सी पार्किंग हो, जैसा कॉरिडोर केदार में बना है, जैसे कॉरिडोर बद्रीनाथ में बना है, ऐसे ही भगवान नरसिंह के आसपास एक बढ़िया सी पार्किंग हो जाए। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।